नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राज्यसभा में हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ईंधन की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला, कहा यह है प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरएसएस या बीजेपी के दबाव की वजह से पीएम मोदी की बोलती है बंद। करौली की घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने फिर पीएम मोदी को घेरा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता का केंद्र सरकार पर निशाना, बोली सीबीआई ईडी का इस्तेमाल की बजाय पीएम बुलाएं सर्वदलीय बैठक। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में नीतीश सरकार फिसड्डी, सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, बेकार पड़े अरबों रुपए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राज्यसभा में हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया, और इसकी वजह से उच्च सदन की कार्रवाई 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पीठासीन उपसभापति सस्मित पात्रा ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम पुकारा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा सदन में भी हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईंधन की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला, कहा यह है प्रधानमंत्री मोदी की जन धन लूट योजना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना है। उन्होंने मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और ट्रक के पेट्रोल टैंक फुल कराने की मौजूदा कीमत की तुलना 2014 के समय की कीमत से करते हुए एक ग्राफ भी ट्विटर पर साझा किया, और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना है ये। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब हर सुबह अपने साथ उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी लेकर आती है। ईंधन लूट की नई किस्त में आज सुबह भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। सीएनजी भी 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को वोट मतलब महंगाई को जनादेश। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। 2 सप्ताह से भी कम समय में पेट्रोल की कीमत में कुल 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर अब 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर, और डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 95 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस या बीजेपी के दबाव की वजह से पीएम मोदी की बोलती है बंद। करौली की घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अप्रैल को करौली में धार्मिक जुलूस के दौरान हुए पथराव का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद एक बार फिर लिंचिंग की घटना हुई है, और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो लिंचिंग करने वाला असामाजिक तत्व है। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम के उस बयान का देश ने स्वागत किया था, लेकिन आरएसएस या भाजपा का उन पर दबाव पड़ा होगा, और इसके बाद से उनकी बोलती बंद हो गई है, और उसके बाद से वो नहीं बोले हैं कुछ। राजस्थान के सीएम ने कहा कि पीएम को आगे आना चाहिए और हिंसा की निंदा करनी चाहिए, भले ही इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो। कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी असामाजिक हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करें और हिंसा की निंदा करें। देश में कानून का राज रहे, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करें, और वो कहें कि वो हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता का केंद्र पर निशाना, बोली सीबीआई ईडी का इस्तेमाल की बजाय पीएम बुलाएं सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईंधन की आसमान छूती कीमतों को लेकर सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मौजूदा आर्थिक समस्याओं के समाधान के उपाय तलाशने के लिए केंद्र से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गैर भाजपा शासित राज्यों में भगवा दल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से ध्यान भटकाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की है।
राज्य सचिवालय में बातचीत में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि वृद्धि से निपटने के लिए केंद्र के पास कोई योजना नहीं है और इस संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार है और ये उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के बाद देश के लिए उसका रिटर्न गिफ्ट है। ममता बनर्जी ने कहा कि विरोधी दलों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बजाय केंद्र को मौजूदा आर्थिक समस्याओं का हाल तलाशने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में नीतीश सरकार फिसड्डी, सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा, बेकार पड़े हैं अरबों रुपए। जी हाँ दोस्तों, गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना में बिहार सरकार फिसड्डी साबित हुई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार ने फंड के बड़े हिस्से का अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। राजधानी पटना में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये पैसा आवंटित किया गया था। दोस्तों, बिहार विधानसभा में हाल ही में रखे गए सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत 4 वित्त वर्ष में 684 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करना था, लेकिन बिहार स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट सोसाइटी की ओर से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑडिट से पता चलता है कि 2016-17 से 19-20 के बीच केवल 16 से 50% फंड का ही इस्तेमाल किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने पिछले फंड का इस्तेमाल सुनिश्चित किए बिना अगली किस्त जारी कर दी है, जिससे BGCMS के सेविंग अकाउंट में 683.10 करोड़ रुपए बेकार पड़े रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पीड़ित मां ने बीजेपी ऑफिस के बाहर आग लगा ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी दफ्तर के बाहर पीड़ित मां का न्याय की गुहार लगाते हुए खुद को आग लगा लेना बेहद दुखद है। एटा में कर्ज से डूबा किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हो गया है। कानपुर देहात में खेत में मिट्टी का खनन होने से परेशान किसानों ने भी आत्महत्या का रास्ता चुना है। ये बीजेपी राज में कानून व्यवस्था का हाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार में 5 लाख नौकरियां दिए जाने का दावा किया गया था, जिसका डाटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और किसी को नहीं मालूम कि किसको कहां नौकरी मिले। अब भाजपा सरकार 100 दिन में 10,000 नौकरियां देने का वादा कर रही है और इनकी करनी और कथनी को सभी ने देखा है। भाजपा सरकार की नई घोषणाएं महज झांसा हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं की नौकरी रोजगार के प्रति भाजपा सरकार पूरी तरह संवेदन शून्य है। बेरोजगारों के कारण नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं और मेरठ में बीजेपी नेता के गुंडों का एक गरीब वेज बिरयानी वाले की लाचारी का फायदा उठाकर उसकी रोजी रोटी को तहस नहस कर देना सरकार के जंगल राज का प्रतीक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान और सरकार के बीच फिर तकरार, अब SKM ने ठुकराई समिति से जुड़ी ये पेशकश। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की प्रस्तावित समिति में शामिल होने की पेशकश को ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने लिखित के बजाय फोन कॉल पर आमंत्रण भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। साथ ही उन्होंने किसानों की मांग को लेकर एक समिति का प्रस्ताव भी दिया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने 13 महीने लंबे आंदोलन को खत्म कर दिया था। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि कुछ भी लिखित में नहीं था। एक फोन कॉल आया जिसमें हमें 2 सदस्यों को नामित करने के लिए कहा गया। ये अड़ियल रवैया है। SKM के अनुसार 22 मार्च के कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान नेता युद्धवीर सिंह को कॉल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के आदेश पर गठित होने वाली समिति के लिए 2-3 नाम मांगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी का आंतरिक सर्वे में दावा, गुजरात चुनाव में उसे 58 सीटें होंगी और बीजेपी भी ये मान रही है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में नजरें गड़ा दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहमदाबाद में 2 दिन पहले रोड शो भी किया था। अब आम आदमी पार्टी एक आंतरिक सर्वे के आधार पर दावा कर रही है कि इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात में लगभग 58 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक ने सोमवार को बताया कि ये सर्वेक्षण पार्टी की अपनी एजेंसी के माध्यम से सही तरीके से किया गया है। सर्वे के अनुसार पार्टी को कांग्रेस से असंतुष्ट ग्रामीण मतदाताओं और शहरी क्षेत्रों में निचले और मध्यम वर्ग के मतदाताओं से वोट मिलने की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झूठे विज्ञापनों और भाषण से कब तक छुपाएगी नाकामियां, अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की दूसरी पारी में भी प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चालू है। भाजपा प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था को इसलिए बढ़ावा देती है ताकि लोग असुरक्षा में तनावपूर्ण जिंदगी जीने को बाध्य हो जाएं।
हैं। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा में दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही हैं। झूठे विज्ञापनों और भाषणों से भाजपा नाकामियां ढकने का काम कर रही है, लेकिन सच को कब तक छुपाएंगे। जनता जानती है कि सत्ता संरक्षित अपराधी ही जब खुलेआम वारदातों को कर रहे हैं तो उन पर लगाम कौन लगाएगा। लॉकर तक से चोरी हो रही है। अब जनता बैंक लॉकर में रखे जरूरी कागजात और जेवर की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंतित है। गाजियाबाद में पुलिस की नाक के नीचे पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट 60 गांठ की घंटी बजा रही है और बैंक से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित कोतवाली स्थित है दोस्तों, और फिर भी 20 मिनट देरी से पुलिस पहुंची। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। भाजपा कांग्रेस में पोस्टर वॉर। यहाँ पर बीजेपी ने बनाया कमल का निशान तो कांग्रेस ने उस पर लिख दिया सिलेंडर का दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में इस साल चुनाव होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी से ही चुनाव प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत गुजरात के सौराष्ट्र के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर और कच्छ में बीजेपी ने दीवारों पर कमल के चित्र बनाए और साथ ही भाजपा भी लिख दिया। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि इसका जवाब दिया है कांग्रेस ने। भाजपाइयों ने इन शहर में अलग अलग दीवारों पर लिखे गए स्लोगन के बाद कांग्रेस ने इन्हीं दीवारों पर रसोई गैस सिलेंडर का चित्र बनाकर अनोखा विरोध जताया है। कांग्रेस ने लाल रंग से रसोई गैस के सिलेंडर का चित्र बनाया और कांग्रेस ने सिलेंडर पर लिखा 350 का गैस सिलेंडर 1050 रुपए में। बता दें कि गुजरात में भाजपा पिछले 27 साल से सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी तरह दीवारों पर कमल के फूल का चित्र बनाकर उसके नीचे भाजपा लिखकर किया। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में महंगाई को लेकर लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस ने यूथ विंग के जरिए जहां सौराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव चिन्ह कमल बनाया तो वहीं कांग्रेस ने विरोध के तौर पर महंगाई दर्शाता गैस सिलेंडर बना दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम जनता को बड़ा झटका, 12 घंटे में 2 बार बढ़े सीएनजी के दाम। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम आसमान छूने को तैयार हैं। दरअसल दिल्ली में पिछले 12 घंटे में 2 बार सीएनजी महंगी हो गई है और सोमवार के दिन सुबह सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और अब इस तरह से दिल्ली में सीएनजी के दाम 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हो गया है और ये दाम आज से लागू हो चुका है। बता दें कि इसके पहले बीते रविवार देर रात सीएनजी के दाम 80 पैसे बढ़ाए गए थे और वहीं इसके पहले देश की राजधानी दिल्ली में बीते शुक्रवार को सीएनजी की कीमत बढ़ी थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, शेयर किए आंकड़े, कहा यह है लूट योजना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का जिक्र किया गया है और इसके कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा है कि ये प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना। राहुल गांधी ने यहाँ 2014 से पहले की तेल की कीमतों और वर्तमान तेल की कीमतों में एक तुलना भी की है। राहुल गांधी ने तस्वीर शेयर की है, उसमें बताया गया है कि मई 2014 में पहले बाइक या स्कूटी की टंकी फुल कराने में 714 रुपए का खर्च आता था और अब इसमें 1014 रुपए का खर्च आ रहा है। उन्होंने यहाँ कार की टंकी फुल कराने में आने वाले खर्च का भी उल्लेख किया और बताया कि पहले कार की टंकी फुल कराने में 2856 रुपए का खर्च आता था और अब 4152 रुपए का खर्च आता है। ट्रैक्टर और ट्रक की टंकी को भी फुल कराने में जो खर्च है उसको भी बताया। उन्होंने बताया कि पहले ट्रक और ट्रैक्टर की टंकी को फुल करने में 2749 और 11,456 रुपए का खर्च आता था, जो कि अब 4563 और 19,014 हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर केस, अपराध गंभीर लेकिन मंत्री के बेटे के मामले में फ्लाइट रिस्क नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोली यूपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। एसआईटी की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की। जज ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी और सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी पर यूपी सरकार से जवाब मांगा।
कोर्ट ने पूछा कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी का क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी को राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को देने को कहा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोक लुभावन योजनाएं डुबो सकती है आर्थिक नैया, श्रीलंका जैसे हो सकते हैं हालात, पीएम मोदी से बोले ब्यूरोक्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ नौकरशाहों की हुई मैराथन बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई और दावा किया कि वो आर्थिक रूप से अस्थिर हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने इस बैठक में कहा कि ऐसी लोक लुभावन और अव्यवहारिक योजनाएं अर्थव्यवस्था को श्रीलंका के समान रास्ते पर ले जा सकती हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने कैंप कार्यालय में सभी विभागों के सचिव के साथ 4 घंटे लंबी बैठक की थी और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ केंद्र सरकार के शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए थे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने नौकरशाहों से स्पष्ट रूप से कहा कि वो संसाधनों की कमी के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रमुख विकास परियोजनाओं की आड़ में गरीबों का बहाना बनाने की पुरानी कहानी को छोड़ने के लिए कहा और उन्हें एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हार्दिक, अनंत, जिग्नेश, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने में लगी युवा दोस्तों की तिकड़ी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गुजरात में चुनावों को लेकर हलचल तेज हुई, राज्य की कांग्रेस इकाई के लिए एक नई युवा तिकड़ी उम्मीद के रूप में उभर कर सामने आ रही है। इन दोनों वंशदा से विधायक अनंत पटेल, वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल एक साथ मंच साझा करते दिख रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 41 डिग्री वाला टॉर्चर, अगले 4 दिन और बढ़ेगी गर्मी, दिल्ली से गुजरात तक लू का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर एवं मध्य भारत के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार शुष्क मौसम रहने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं फिलहाल लू यानी हीट वेव से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली से लेकर गुजरात तक अगले 4 से 5 दिन गर्म हवाएं चलने और चिलचिलाती गर्मी की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार 4 अप्रैल को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है, जबकि दिन के समय तेज गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री पार पहुंचने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार भीषण गर्मी तब होती है जब तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक हो जाता है। मौसम विभाग ने 10 अप्रैल तक दिल्ली में हीट वेव जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है।